हाय बच्चा, अस्सलाम वालेकुम एंड नमस्ते, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू फ्रैंकलिन बायोलॉजी क्लासेस। सो बेटा, जो हमने लास्ट क्लास किया था उसमें हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करा था, जहाँ पे हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ओवरी, फिलोपियन ट्यूब का डिस्कशन किया था, हमने यूट्रस का डिस्कशन किया था, सर्विक्स का डिस्कशन किया था एंड वेजाइना का डिस्कशन किया था। ठीक है, सो दैट वाज रिगार्डिंग लास्ट क्लास। सो आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक होगा, अगेन हम लास्ट पार्ट पे पहुंच चुके हैं बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। सो आज की क्लास में हम जो डिस्कशन करेंगे दैट इज़ रिगार्डिंग ओवरीज। ठीक है, तो आज हम किन के बारे में पढ़ेंगे? आज हम ओवरीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम डिस्कशन को शुरू कर देते हैं डायरेक्टली। सो ओवरीज के बारे में जो सबसे पहला पॉइंट आप याद रखेंगे, जो हम बाय द वे शायद पहले भी पढ़ चुके हैं, दैट इज़ कि आप याद रखेंगे ओवरी जो जैसे मेल के अंदर टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता था, फीमेल्स के अंदर बेटा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का कौन करता है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो ओवरीज होती है बेटा। ठीक है, अब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? ये जो ओवरीज है बेटा, ये दो काम करेंगी फीमेल्स में। दे आर गोइंग टू परफॉर्म टू फंक्शंस इन द फीमेल्स। पहला, ये फीमेल गैमीट बनाएंगे बेटा, ये फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन करेगी, ये इनका पहला फंक्शन हो गया। ठीक है ना। एंड दूसरा फंक्शन बेटा ये क्या बनाती है? ये सेक्स हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। जो फीमेल्स के अंदर सेक्स हार्मोन्स बनेंगे, चाहे वो एस्ट्रोजन है चाहे वो प्रोजेस्टेरोन है, वो कहाँ से बनेंगे बेटा? ओवरी से बनेंगे। तो ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर जो गैमीट एंड हार्मोन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हिस्सा होता है, ऐसे पर्टिकुलर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। और फीमेल के अंदर बेटा ओवरी क्या होता है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट जो आप ओवरी के बारे में याद रखेंगे बेटा, जैसे आप ऑलरेडी जानते हैं कि मेल्स के अंदर टेस्टीज 2 थी नंबर में, तो फीमेल्स के अंदर ओवरीज भी क्या होती है बेटा? 2 होती है। तो पेयर्ड ओवरीज पाई जाती है। राइट साइड में एक पाई जाती है और लेफ्ट साइड में दूसरी पाई जाती है। ठीक है, और ये जो पेयर्ड ओवरीज होती है ये एलमंड शेप्ड होती है बेटा, ये एलमंड शेप्ड होते हैं, जैसे बादाम होता है तो वैसी शेप्ड ये दोनों ओवरीज पाई जाती है, एलमंड शेप्ड पाई जाती है। और इसी के साथ आप याद रखेंगे बेटा कि ओवरी का जो साइज़ होता है, अगर हम यहाँ पे याद रखेंगे, एग्जाम में ये पूछा जाता है, तो अप्रॉक्सीमेटली बेटा 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ होता है। ठीक है, तो डायमेंशंस याद रखना, मैंने पहले से बोला डायमेंशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 2 to 4 सेंटीमीटर क्या पाई जाती है? लेंथ में पाई जाती है। ठीक है, अब अगर आप इधर डायग्राम में देखेंगे थोड़ा सा, सो ये आपको दिखाई दे रहा है बेटा ओवरी नंबर 1 और ये आपको दिखाई दे रहा है ओवरी नंबर 2। अगर मैं थोड़ा सा इसको जूम कर दूँ, आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है। एनसीईआरटी ने एक लाइन लिखा है बेटा, एनसीईआरटी लिखा है कि ओवरीज जुड़ी रहती है यूट्रस के साथ थ्रू लिगामेंट्स बेटा। ठीक है, या पेल्विक वॉल के साथ जुड़ती है थ्रू लिगामेंट्स। इसका मतलब क्या वो मैं समझाना चाहता हूँ कि ओवरीज की अगर मैं बात करूँ ना, पोजीशन ओवरीज बॉडी में कहाँ पे पाई जाती है, तो एनसीईआरटी ने लिखा बेटा लोअर एब्डोमेन में पाई जाती है। सो लोअर एब्डोमेन का मतलब होता है पेल्विक रीजन में पाई जाती है। तो प्रेजेंट होती है बेटा, प्रेजेंट इन पेल्विक रीजन, इन पेल्विक रीजन। ठीक है, और पेल्विक रीजन में जिस जगह पे ये होती है ना, जहाँ पे एक्चुअल में इनका पोजीशन होता है, उस जगह को हम नाम देते हैं ओवरियन फोसा। That point is called as ovarian fossa. सो कोई आपसे पूछे ओवरियन फोसा का मतलब क्या होता है, तो जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये मान लो ये ओवरी है बेटा और ये भी ओवरी है। सो इस जगह पे ये ओवरी प्रेजेंट है ना हमारे पेल्विक रीजन में। तो जो जगह होती है जहाँ पे ओवरीज प्रेजेंट होती है, दैट प्लेस वेयर ओवरीज इज प्रेजेंट बेटा, उस प्लेस को हम क्या बोलते हैं? उस प्लेस को हम ओवरियन फोसा बोलते हैं। तो फीमेल्स के अंदर ओवरीज 2 है, तो ऑटोमेटिकली बेटा ओवरियन फोसास भी कितने होंगे? ओवरियन फोसास भी 2 होंगे। ठीक है, अब एनसीईआरटी के अंदर एक लाइन लिखा हुआ है कि ओवरीज जो होती है बेटा वो कनेक्टेड होती है पेल्विक वॉल एंड यूट्रस के साथ बाय लिगामेंट। अब इसका मतलब क्या है वो मैं इस तरह आपको समझाना चाहता हूँ। अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तो ये आपको ओवरी दिखाई दे रहा है, ये हमारा ओवरी हो गया बेटा। और अगर आप इसके साइड में देखेंगे, ओवरी बेटा जुड़ा है इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के साथ ऑन दिस साइड, और इधर से जुड़ा है बेटा इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के साथ ऑन दिस साइड। दोनों साइड ये थ्रेड्स आपको दिखाई दे रही है। ये थ्रेड्स क्या कहलाते हैं? दे आर कॉल्ड एज लिगामेंट्स बेटा। तो ये भी लिगामेंट है और ये भी लिगामेंट है बेटा। ठीक है ना।
ये जो अंदर वाला लिगामेंट है ना, दिस इज कॉल्ड एज यूटेराइन लिगामेंट, दिस इज कॉल्ड एज यूटेराइन लिगामेंट बेटा। और जो बाहर वाला बेटा, दिस इज कॉल्ड एज सस्पेंसरी लिगामेंट। ठीक है, ये याद रखेंगे। तो ओवरीज के अंदर 2 लिगामेंट्स पाए जाते हैं, इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। सो वन इज कॉल्ड एज यूटेराइन लिगामेंट, जो ओवरी को बेटा यूट्रस के साथ जोड़े रखता है, एंड दिस कॉल्ड एज सस्पेंसरी लिगामेंट बेटा, जो उसको पेल्विक वॉल के साथ जोड़े रखता है। ठीक है, अब यहाँ पे और एक चीज़ भी क्लियर करना चाहता हूँ मैं, दैट अगर आप ओवरी के डायग्राम को देखेंगे, ओवरी में आपको 2 एंड मिलते हैं बेटा। जैसे ये ब्लू कलर वाला एक एंड हो गया, इधर से हाईलाइट कर देता हूँ, और ग्रीन कलर वाला ये एंड हो गया बेटा। ठीक है, ये जो ब्लू कलर वाला एंड आपको दिखाई दे रहा है ओवरी में, जो किसकी तरफ है बेटा, यूट्रस की तरफ है, दिस एंड इज कॉल्ड एज यूटेराइन पोल बेटा। इसको हम नाम देता है यूटेराइन पोल ऑफ ओवरी बेटा। सो याद रखेंगे, यूटेराइन पोल का मतलब क्या होता है। यूटेराइन पोल बेटा ओवरी का वो हिस्सा है जो किसकी तरफ पाया जाता है बेटा, जो यूट्रस की तरफ पाया जाता है। सो इट इज़ हेडेड टुवर्ड्स द यूट्रस और इट इज़ अटैच्ड टुवर्ड्स, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, यूटेराइन पोल बोला जाता है। और दूसरा एंड जो आपको दिखाई दे रहा है बेटा, विच इज़ अवे फ्रॉम द यूट्रस, बट वो किसकी तरफ है, वो फ्लॉपिन ट्यूब की तरफ है बेटा। आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्लॉपिन ट्यूब है, सो ये एंड फ्लॉपिन ट्यूब की तरफ है बेटा। सो दिस इज कॉल्ड एज ट्यूबल पोल बेटा, दिस इज कॉल्ड एज ट्यूबल पोल। ठीक है, तो अब मैंने ये पोल आपको क्यों बता दिया, ये आपको याद क्यों रखने, बिकॉज आप याद रखेंगे पोल से आप क्या याद रखेंगे बेटा, कि ये जो 2 पोल होते हैं ना, पोल नंबर 1 एंड पोल नंबर 2, पोल नंबर 1 इज अटैच्ड टू द यूटेराइन लिगामेंट एंड पोल नंबर 2 इज अटैच्ड टू द सस्पेंसरी लिगामेंट। यूटेराइन पोल जुड़ा होता है बेटा यूटेराइन लिगामेंट के साथ, एंड ट्यूबल पोल जुड़ा होता है बेटा इसके साथ, सस्पेंसरी लिगामेंट के साथ। और ये दोनों पोल्स मिल के क्या करते हैं बेटा, ओवरी का, हमारी फीमेल्स के अंदर बेटा ओवरी का पेल्विक एरिया के अंदर पोजीशन को क्या करते हैं, मेंटेन करने में मदद करते हैं। यानी ये ओवरी को एक जगह पे पकड़े रखते हैं बेटा, उसकी पोजीशन को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। ठीक है ना। अब तो ये तो मैंने आउटर चीज़ें आपको बताई, और एक आउटर चीज़ जो यहाँ पे याद रखेंगे, जो मैं इधर से आपको दिखाना चाहता हूँ। सो अगर आप यहाँ पे और एक चीज़ देखेंगे बेटा, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। इस इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर में ये हमारी ओवरी हो गई, ये हमारा बेटा लिगामेंट हो गया, लिगामेंट 1 एंड लिगामेंट 2, यूटेराइन लिगामेंट ये वाला हो गया, सस्पेंसरी लिगामेंट ये वाला हो गया। बट अगर आप इधर और एक चीज़ देखेंगे, मैं इसको भी हाईलाइट कर देता हूँ। ये ऊपर से आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये आपको फ्लॉपिन ट्यूब दिखाई दे रहा है, ये फ्लॉपिन ट्यूब हो गया। ठीक है, ये नीचे से आपको क्या दिखाई दे रही है, ये ओवरी दिखाई दे रही है। ये इधर से क्या दिखाई दे रहा है, ये लिगामेंट दिखाई दे रहा है। बट अगर आप ध्यान से देखेंगे बेटा, फ्लॉपिन ट्यूब, ओवरी और 2 लिगामेंट्स के बीच में आपको यहाँ पे दिख रहा है, स्किन का फोल्ड जैसे दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है जैसे एक लेयर है स्किन की बेटा, दिख रहा है ना, ये दिस लेयर ऑफ स्किन बेटा। इस लेयर ऑफ स्किन का फंक्शन क्या होता है कि इसके थ्रू कौन आती है बेटा, ब्लड वेसल्स आती है, जिन ब्लड वेसल्स को हम नाम देते हैं यूटेराइन आर्टरी बेटा, ये सो नॉट ओवरियन आर्टरी बेटा, तो मैं इधर लिख देता हूँ। सो इस थिन टिश्यू से बेटा इसको हटा देता हूँ मैं कलर को। सो ये जो आपको यहाँ पे स्किन का फोल्ड दिखाई दे रहा है, स्किन का फोल्ड का काम क्या होता है, इंपॉर्टेंट है याद रखना। इस स्किन के फोल्ड का काम होता है बेटा कि इसके थ्रू कौन आती है, इसके थ्रू ब्लड वेसल आती है, जिस ब्लड वेसल को हम नाम देते हैं ओवरियन आर्टरी बेटा। और ये ओवरियन आर्टरी क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड करती है बेटा किसको, ओवरीज को। ठीक है ना, ये याद रखना बेटा। एंड इसके अलावा बेटा इसी एरिया से कौन बाहर निकल जाएगा, इसी एरिया से बाहर निकल जाएगा बेटा ओवरियन वीन। तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। तो ये ब्लू कलर में आपको दिखाई दे रही है ओवरियन वीन। ये ओवरियन वीन क्या करेगी, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बाहर निकालेगी। एंड इसके अलावा बेटा आपको और एक चीज़ मिलता है जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो ये क्या बेटा, ये है ओवरियन नर्व्स, ये ओवरियन नर्व्स। ठीक है, अब ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ना, जिसके अंदर से ओवरियन आर्टरी आ रही है, जिसके अंदर से ओवरियन वीन बाहर जा रही है, या ओवरियन नर्व्स बेटा यहाँ पे पाई जाती है, दिस स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी इज कॉल्ड एज, इसको हम नाम देते हैं बेटा, दिस इज कॉल्ड एज मीजोवेरियम।
तो याद रखेंगे कि मीजोवेरियम क्या चीज़ होती है। सो ये लेयर ऑफ मीजोडर्म होता है बेटा, लेयर ऑफ मीजोडर्म होता है, और इसको हम पेरिटोनियम भी बोलते हैं, जिसका काम क्या होता है बेटा, ये फर्निश करता है, ये प्रोवाइड करता है ब्लड सप्लाई ओवरीज को, बिकॉज इसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर से बेटा ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वीन्स एंड नर्व्स क्या करती है, ओवरी के पास आती है या ओवरी से दूर चली जाती है बेटा, ठीक है ना। चलिए, अब इसके अलावा और एक चीज़ आप याद रखेंगे कि जैसे हमने टेस्टीज़ आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, तो मैंने आपको बोला था टेस्टीज़ गमीट बनाता है एंड सेक्स हार्मोन बनाता है, ठीक है। अगर आप इधर देखेंगे ना, जब हमने टेस्टीज़ पढ़ा था मैंने बोला था टेस्टीज़ मेल गमीट बनाता है एंड सेक्स हार्मोन बनाता है, ओवरी क्या करता है, ये फीमेल गमीट बनाता है एंड सेक्स हार्मोन बनाता है। सो इनका काम दोनों का एक जैसे ही है ना, ऑल्दो स्ट्रक्चर अलग है बट काम तो दोनों का सेम एक जैसा है। इस वजह से हम बोलते हैं बेटे कि ओवरीज जो होती है ये होमोलॉगस होती है किसके, टेस्टीज़ के, होमोलॉगस टू टेस्टीज़। तो ये याद रखना कि ओवरीज जो होती है दे आर होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स टू द टेस्टीज़, बिकॉज दोनों गमीट बनाते हैं बट दोनों का स्ट्रक्चर क्या होता है, अलग अलग होता है बेटा। अब ये तो हमने सारी बातें करी ओवरी के बाहर वाले स्ट्रक्चर की, बाहर ओवरी में क्या है, कैसा है, कहाँ पे, डैश एंड डैश। अगर हम ओवरी के अंदर जाना चाहते हैं तो ओवरी के अंदर जाने से पहले बेटा हमको क्या करना पड़ता है, ओवरी के मेम्ब्रेन्स को क्रॉस करना पड़ता है। जैसे हमने टेस्टिकुलर मेम्ब्रेन्स पढ़े थे तो वैसे बेटा ओवरियन मेम्ब्रेन्स भी होते हैं, ओवरियन मेम्ब्रेन्स भी होते हैं। जैसे टेस्टीज के अंदर 3 मेम्ब्रेन्स थे, सिमिलरली बेटा आपको ओवरी के आसपास भी 3 मेम्ब्रेन्स मिलते हैं, ठीक है। जो सबसे बाहर वाला मेम्ब्रेन मिलता है ओवरी का बेटा उसको हम नाम देते हैं आउटर पेरिटोनियम। एपिथेलियल टिश्यू होता है बेटा मेसोडर्म से बना हुआ और कोई नहीं होता, बस इसका काम है प्रोटेक्शन का, ठीक है। आउटर मोस्ट लेयर होती है। बीच वाली लेयर जो आपको मिलती है बेटा इसको हम नाम देते हैं क्यूबॉइडल जर्मिनल एपिथेलियम, ठीक है। ये अगेन लेयर है बेटा, इसका कोई भी फंक्शन गमीट फॉर्मेशन में, ऑल्दो इसको जर्मिनल बोला जाता है बट इसका कोई भी जर्म लाइन फंक्शन नहीं होता, कोई भी गमीट प्रोडक्शन में फंक्शन नहीं होता, बट इसका नाम जर्मिनल है बट इसका काम जर्मिनल जैसा कोई भी नहीं है बेटा, ठीक है। और सबसे अंदर वाली लेयर जो होती है बेटा उसको हम नाम देते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। तो ये हो गए 3 लेयर्स किसके, ओवरीज के, ठीक है। तो हाईलाइट कर देता हूँ मैं इनको। सो ओवरी में 3 ओवरियन मेम्ब्रेन्स पाई जाती है बेटा, याद रखेंगे। आउटर वन इज कॉल्ड एज पेरिटोनियम, मिडल वन इज कॉल्ड एज क्यूबॉइडल जर्मिनल एपिथेलियम एंड इनर वन को हम क्या नाम देते हैं, ट्यूनिका एल्बुजिनिया नाम देते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब मान के चलिए फॉर एग्जाम्पल हम क्या करें बेटा, फॉर एग्जाम्पल इधर अगर हम मान के चलते हैं कि हम एक ओवरी का बेटा डायसेक्शन करते हैं। फॉर ये एक ओवरी है, मैं इसको डायसेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और डायसेक्ट करने के बाद बेटा मैं इस ओवरी का क्या करना चाहता हूँ, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ना चाहता हूँ बेटा, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं उस चीज़ को पढ़ना चाहता हूँ। सो इंटरनली जब हम ओवरी के अंदर चले जाते हैं हम बोलते हैं बेटा दैट ओवरी इज़ इंटरनली फिल्ड विथ अ टिश्यू। बेटा ये आप अगर मैं कलर आपको शायद दिखाई दे रहा है थोड़ा सा, मैंने इस पूरी ओवरी को बेटा कलर से भर दिया। सो दिस होल पार्ट ऑफ द ओवरी है, जितने भी टिश्यू ओवरी के सेंटर में आपको मिलते हैं ना, सो ऑल दीज टिश्यूज आर टुगेदर कॉल्ड एज स्ट्रोमा। बेटा इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम स्ट्रोमा बोलते हैं। पूरा नाम है बेटा इसका ओवरियन स्ट्रोमा। यानी अगर आप ओवरी के अंदर चले जाएंगे सो इंटरनली बेटा पूरी ओवरी अंदर से बेटा टिश्यू से भरी रहती है, जिस टिश्यू को हम क्या नाम देते हैं, ओवरियन स्ट्रोमा नाम देते हैं। लेकिन ये ओवरियन स्ट्रोमा जो होते हैं बेटा इसके अंदर अलग अलग प्रकार की सेल्स या अलग अलग प्रकार के स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। सो बेस्ड ऑन के इस ओवरियन स्ट्रोमा में क्या स्ट्रक्चर मिलेगा बेटा, ठीक है ना, कौन सा स्ट्रक्चर मिलेगा, हम ओवरियन स्ट्रोमा को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इधर देख पा रहे हैं तो मैंने इधर ये ऐड कर दिया रेड कलर बेटा, ऐसे वाला, ठीक है ना। सो ये जो बाहर वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ना ओवरियन स्ट्रोमा का, दिस इज नोन एज बेटा ओवरियन कॉर्टेक्स, ठीक है, या इसको पेरिफेरल कॉर्टेक्स भी बोलते हैं।
इसको हम पेरिफेरल कॉर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है। तो बाहर वाले एरिया को हम कॉर्टेक्स बोलते हैं। और जो सेंट्रल वाला एरिया होता है बेटा, बीच वाला एरिया होता है, मींस ये वाला एरिया जो आपको सेंटर में दिखाई दे रहा है, इस बीच वाले एरिया को हम क्या नाम देते हैं, दिस इज कॉल्ड एज ओवरियन मेड्यूला बेटा। इसको हम ओवरियन मेड्यूला बोलते हैं या सेंट्रल मेड्यूला बोलते हैं। यानी ओवरी इंटरनली डिवाइडेड है बेटा दो पार्ट्स में। बाहर वाले पार्ट को हम बोलते हैं कॉर्टेक्स और अंदर वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं बेटा, मेड्यूला बोलते हैं। कॉर्टेक्स आउटर साइड में होता है और मेड्यूला सेंटर में पाया जाता है बेटा। समझ आया ना ये तक? कॉर्टेक्स को पेरिफेरल कॉर्टेक्स भी बोल सकते हैं, मेड्यूला को सेंट्रल मेड्यूला भी बोल सकते हैं। अब कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला में डिफरेंस किस चीज़ का है, तो वो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ यहाँ पे। मेड्यूला की अगर आप बात करेंगे ना, मैंने आपको अभी बोला था बेटा, मीजोवेरियम क्या करता है, मीजोवेरियम ब्लड वेसल्स ले आता है किसके पास, ओवरी के पास। तो जब ये ब्लड वेसल्स ओवरी के पास आती है ना, मान लो फॉर ये वीन है ओवरी के अंदर बेटा, ठीक है, या ये आर्टरी आ गई ओवरी के पास, या ये नर्व आ रही है बेटा ओवरी के पास। सो ये आर्टरीज, ये नर्व्स, ये ब्लड वेसल जो होती है ना, ये सब पाई जाती है कहाँ पे, मेड्यूला में पाई जाती है। यानी मेड्यूला के, ओवरी के मेड्यूला के अंदर आपको तीन चीज़ें मिलती है। एक तो आपको लूज कनेक्टिव टिश्यू मिलेगा, एक तो ब्लड वेसल मिलेगा और एक तो नर्व मिलेगा बेटा। यानी मेड्यूला के अंदर कोई भी ऐसी सेल नहीं है जो गेमीट फॉर्मेशन में मदद करती है। मेड्यूला के अंदर बस ब्लड सप्लाई है एंड लूज कनेक्टिव टिश्यू है बेटा। लेकिन जब हम कॉर्टेक्स की बात करते हैं, कॉर्टेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। कॉर्टेक्स सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा हमारी ओवरी का, बिकॉज कॉर्टेक्स की जब हम बात करते हैं ना, कॉर्टेक्स के अंदर कुछ सेल्स पाए जाते हैं। मैं नाम इनको अलग से बताऊंगा, बट यहाँ पे मैं खाली सेल्स बना रहा हूँ समझाने के लिए। सो कॉर्टेक्स के अंदर कुछ सेल्स पाई जाती है बेटा, दीज सेल्स आर कॉल्ड एज फॉलिकल्स। इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम फॉलिकुलर सेल्स बोलते हैं या फॉलिकल्स बोलते हैं बेटा। कौन कौन सा फॉलिकल है वो हम अलग से अभी देखेंगे। और इन फॉलिकल्स का काम क्या होता है, इन फॉलिकल्स का काम होता है बेटा, ये एस्ट्रोजन बनाती है, ठीक है। इन फॉलिकल्स का काम होता है बेटा, ये फीमेल गेमीट बनाती है, ये फीमेल गेमीट। यानी फीमेल के अंदर ओवरी में जो गेमीट फॉर्मेशन होगा, जो फीमेल गेमीट बनेगा, जो ओवा बनेगा या सेकेंडरी oocyte बनेगा, वो कहाँ पे बनता है बेटा, वो कॉर्टेक्स वाले एरिया में बनता है, ठीक है। मेड्यूला में कोई लेना देना नहीं है। और फीमेल के अंदर बेटा जो एस्ट्रोजन हार्मोन बनेगा या प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बनेगा, प्रोजेस्टेरॉन भी बनता है इधर ही, ठीक है ना। जो एस्ट्रोजन हार्मोन बनेगा, जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बनेगा, ये सारी चीज़ें कहाँ बनती है बेटा, ये मेड्यूला में बनती है। यानी मेड्यूला ओवरी का वो जगह है जो गेमीट भी बनाता है, जो एस्ट्रोजन भी बनाता है और जो प्रोजेस्टेरॉन भी बना, और ये सॉरी कॉर्टेक्स बेटा। सो कॉर्टेक्स ओवरी का वो एरिया है बेटा, कॉर्टेक्स ओवरी की वो जगह है जिसका काम बेटा तीनों है। कॉर्टेक्स का काम होता है गेमीट को बनाना, कॉर्टेक्स का काम होता है एस्ट्रोजन को बनाना, एंड कॉर्टेक्स का काम होता है बेटा प्रोजेस्टेरॉन को बनाना। यानी फर्टाइल लेयर जो है बेटा, जो जर्मिनली एक्टिव लेयर है एक ओवरी की बेटा, वो कौन सी होती है, वो उसकी कॉर्टेक्स होती है। बिकॉज एवरीथिंग, चाहे वो फॉलिकुलोजेनेसिस हो, चाहे वो फॉलिकुलर फेज हो, चाहे वो गेमीट फॉर्मेशन हो, चाहे वो हार्मोन प्रोडक्शन हो, वो सारे काम कहाँ होते हैं बेटा, वो कॉर्टेक्स में होते हैं, ठीक है ना। ये तो मैंने ओवरव्यू ऊपर से बता दिया, बट हम एक डायग्राम यूज़ करके बेटा इस पूरे स्ट्रक्चर को देखेंगे कि कौन कौन सी फॉलिकल पाई जाती है और उन फॉलिकल्स में किस किस तरीके से हमारा गेमेटिक सेल जो होता है बेटा वो मूव करता है आगे, ठीक है ना। सो यहाँ तक आई होप क्लियर हो गया आपको। तो अगर आप इधर देखेंगे बेटा इस डायग्राम में, सो दो ओवरीज आपको क्लियरली दिखाई दे रही। तो अगर आप इधर देखेंगे अंदर से, तो यहाँ पे आपको बाहर वाले एरिया में मिलेगा बेटा कॉर्टेक्स, और अंदर में क्या मिलेगा बेटा, मेड्यूला। यहाँ पे होंगी फॉलिकुलर सेल्स और अंदर क्या होगा बेटा, ब्लड वेसल का सप्लाई होगा। तो अभी हम क्या करते हैं, हम इस एक ओवरी को थोड़ा मैग्नीफाई करते हैं, थोड़ा इसको जूम कर देते हैं ताकि हमको अंदर वाला स्ट्रक्चर दिखाई दे और हमको एटलीस्ट नाम पता रहे बेटा कि अंदर से कौन कौन सी फॉलिकुलर सेल पाई जाती है। बाद में जब आपको oogenesis पढ़ाऊँगा, oogenesis में उन सारी फॉलिकल्स का स्ट्रक्चर, उनका फंक्शन, कौन उनमें हार्मोन प्रोड्यूस करता है, कैसे गेमीट बनता है, वो सारा मैं आपको आगे बताऊंगा। बट यहाँ पे मैं बस स्ट्रक्चरल चीज़ बताना चाहता हूँ कि ओवरी में कौन कौन स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, बस उतना आप अभी इसमें याद रखेंगे बेटा, ठीक है। सो यहाँ तक आई होप आपको कोई डाउट नहीं है बेटा, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो अभी हम आगे बढ़ जाते हैं फिर। सो हमने क्या किया, हमने इसी ओवरी को बाहर निकाला, थोड़ा इसको जूम किया हमने, और हम इसको जूम करने के बाद बेटा इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करना चाहते हैं कि इसके इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें पाई जाती है, ठीक है। सबसे पहले ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, 3 लेयर्स होते हैं। दिस इज कॉल्ड एज पेरिटोनियम। बीच वाली लेयर को हम बोलते हैं क्यूबॉइडल जर्मिनल एपिथेलियम, और सबसे अंदर वाली लेयर को हम क्या बोलते हैं, ट्यूनिका एल्ब्यूजिन। ये आप ऑलरेडी जानते हैं। अब अगर आप इस डायग्राम को थोड़ा फोकस करेंगे, सो ये एरिया जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है बेटा, दिस इज कॉल्ड एज मेड्यूला। ये एरिया हो गया मेड्यूला बेटा। और मेड्यूला में आपको क्या मिल रही है बेटा, आपको आर्टरी मिल रही है, आपको वीन मिल रही है, और आपको यहाँ पे नर्व्स मिलेंगे।
अब जिस एरिया को मैं कलर करने वाला हूँ उस पर थोड़ा सा आप नज़र रखेंगे प्लीज़। सो ये एरिया को ज़रा ध्यान से देखें बेटा। जहाँ जहाँ से मैं कलर कर रहा हूँ उस एरिया को आप प्लीज़ ध्यान से देखें। ये देखिए इस एरिया को। सो जो आपको अंदर येलो वाला पार्ट दिखाई दे रहा है ना, दिस येलो पार्ट इज कॉल्ड एज मेड्यूला बेटा। ये हो गया मेड्यूला। यहाँ कोई फंक्शन है नहीं बेटा, बस ब्लड वेसल, ब्लड, और कोई फंक्शन नहीं है। लेकिन जो पार्ट आप बाहर से देख रहे हो ना, तो अगर आप ध्यान से देख रहे हो बाहर से बेटा, यहाँ पे आपको ये कुछ स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए ये स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं बेटा। सो इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं? इनको हम फॉलिकल्स बोलते हैं। जैसे नाम में अभी बता देता हूँ, फंक्शन में पूरा आगे बता दूंगा बेटा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आप देखेंगे बेटा, यहाँ पे आपको ये छोटी छोटी सेल्स दिखाई दे रही है। ये आपको ये छोटी छोटी सेल्स दिखाई दे रहे हैं बेटा इधर। इन सेल्स को हम नाम देते हैं प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स बेटा। ठीक है, मैं इनको इधर हाईलाइट कर देता हूँ। इनको हम बोलते हैं प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स। खाली नाम यहाँ पे याद रखना, बाकी मैं आगे पूरा बताऊंगा ये कब बनती है, कैसे बनती है, सारा हम आगे पढ़ेंगे। ये हो गया प्राइमोर्डियल फॉलिकल बेटा। ठीक है, प्राइमोर्डियल फॉलिकल का स्ट्रक्चर अगर आप थोड़ा सा डिटेल में देते हैं, इसमें छोटी छोटी सेल्स पाई जाती है बेटा। ठीक है, जिन सेल्स को हम फॉलिकुलर सेल्स बोलते हैं। प्राइमोर्डियल फॉलिकल आगे बढ़ेगा बेटा, इसका साइज इंक्रीज हो जाता है। ये देखिए बेटा, ये साइज इंक्रीज हो गया। इसको हम नाम देते हैं बेटा प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है, प्राइमोर्डियल फॉलिकल कन्वर्ट किस में हो गया? तो ये बन गया यहाँ पे बेटा प्राइमरी फॉलिकल। ये बन गया प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल और साइज में बढ़ गया बेटा। ये ध्यान से देखिए, ये बन गया, साइज और बढ़ गया इसका, और बीच में एक गैप जैसा भी प्रोड्यूस हो गया। ये देखिए बीच में एक थोड़ी कैविटी बन गई इधर ऐसे। ठीक है, इसको हम नाम देते हैं बेटा सेकेंडरी फॉलिकल। तो इधर अगर इसको लिख दूँ, सो दिस इज कॉल्ड एज सेकेंडरी फॉलिकल बेटा। तो ये हो गया सेकेंडरी फॉलिकल। ठीक है ना, सेकेंडरी फॉलिकल बेटा और साइज में बढ़ गया। तो आप इधर देख सकते हो इस डायग्राम को, ये देखिए, और गैप भी बढ़ गया। ये बीच में गैप प्रोड्यूस और बड़ा हो गया, ये वाला। इसको हम नाम देते हैं बेटा टर्शरी फॉलिकल। ठीक है, सो ये हो गया टर्शरी फॉलिकल बेटा, टर्शरी फॉलिकल। ठीक है ना, और टर्शरी फॉलिकल जब पूरा मैच्योर हो जाता है, मतलब पूरा कंप्लीट हो जाता है बेटा, तो ये पूरा कंप्लीट टर्शरी फॉलिकल हो चुका है, या मैं बोल सकता हूँ फुल्ली डेवलप्ड फॉलिकल बन चुका है। और इस कंप्लीटली डेवलप्ड फॉलिकल को या फुल्ली डेवलप्ड फॉलिकल को बेटा, इसको हम नाम देते हैं ग्राफियन फॉलिकल। क्या बोलते हैं? मैं इधर लिख देता हूँ नाम इसका। दिस इज कॉल्ड एज ग्राफियन, GRAFFIN। इसको हम ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं। क्लियर है ना? सो अगर आप देखेंगे हो क्या रहा है बेटा ओवरी के अंदर, तो ओवरी का जो कॉर्टेक्स है उसमें आपको एक सेल मिल रही है बेटा प्राइमोर्डियल फॉलिकल, जो आगे जाके कन्वर्ट हो रही है बेटा प्राइमरी फॉलिकल में। प्राइमरी फॉलिकल कन्वर्ट हो रहा है सेकेंडरी फॉलिकल में, सेकेंडरी कन्वर्ट हो रहा है टर्शरी फॉलिकल में। एंड जब टर्शरी फॉलिकल पूरा बन जाता है बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं। तो आप इसी सीक्वेंस में उसको याद रखेंगे। अभी बस नाम याद रख लेना, आगे मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा। तो आप याद रखेंगे ओवरी के अंदर सेल्स होते हैं जिनको हम प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स बोलते हैं। प्राइमोर्डियल फॉलिकल कन्वर्ट होता है प्राइमरी फॉलिकल में, वो कन्वर्ट होता है सेकेंडरी फॉलिकल में, वो कन्वर्ट होता है टर्शरी फॉलिकल में। और जब टर्शरी फॉलिकल पूरा डेवलप हो जाता है, तो उस कंप्लीटली डेवलप्ड टर्शरी फॉलिकल को हम बाद में क्या नाम देते हैं बेटा? ग्राफियन फॉलिकल नाम देते हैं। ठीक है ना? अब एक कैसे होगा, क्या होगा, हम बाकी डिटेल में बाद में देखेंगे। अब अगर आप एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे ना, जितनी भी फॉलिकल सेल्स आप देख रहे हैं बेटा, इन फॉलिकल सेल्स के अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है? बीच में एक सेल दिखाई दे रहा है। अच्छा, और एक चीज़ बहुत बच्चों का बड़ा कन्फ्यूजन होता है, सो मैं उस कन्फ्यूजन को यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ। ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे सेल बनाया ना, और सेंटर में आपको ये और एक सेल दिखाई दे रहा है बेटा, जो बीच में दिखाई दे रहा है। ये जो बाहर आपको दिखाई दे रहा है, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये शायद एक ही सेल है। यहाँ पे भी दिख रहा होगा बेटा, ये शायद एक ही सेल है। रियलिटी में एक सेल नहीं होता है, रियलिटी में बेटा एक ग्रुप ऑफ सेल्स होता है। मतलब ये ऐसे बहुत सारी सेल्स है बेटा, ऐसे
लग रहा है आपको ये एक ही सेल, बट अंदर से बेटा इसमें बहुत सारी सेल्स होती है ऐसे। ऐसे बहुत सारी सेल्स होती है। सो इस पूरे स्ट्रक्चर को हम फॉलिकल बोलते हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर जो गोल दिखाई दे रहा है ना, दिस होल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज फॉलिकल। लेकिन अगर मैं इन इंडिविजुअल सेल्स को देखूँ ना जो इस फॉलिकल को बनाती है, इन इंडिविजुअल सेल्स को हम नाम देते हैं फॉलिकुलर सेल्स बेटा। दे आर कॉल्ड एज फॉलिक्यूलर सेल्स बेटा। और इन फॉलिकुलर सेल्स के बीच में जो सेल दिखे ना रेड कलर में बेटा, इसको हम नाम देते हैं प्राइमरी oocyte बेटा। इसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी। और यही प्राइमरी oocyte आगे जाके किस में कन्वर्ट होगा? एग में कन्वर्ट होगा बेटा। सो अगर आप इस डायग्राम को देखेंगे तो ये सारी सेल्स बनाई क्यों हमने? फॉलिकल्स हम बना क्यों लेते हैं? बिकॉज फॉलिकल्स के बीच में क्या होता है बेटा? हमारा एग होता है, जिसको हम प्राइमरी, यहाँ पे उसको प्राइमरी oocyte बोलेंगे, सेकेंडरी में भी उसको प्राइमरी oocyte बोलेंगे, बट टर्शियरी में उसको फिर सेकेंडरी oocyte बोला जाता है। यानी ये जो सेल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये प्राइमरी oocyte है, ये प्राइमरी oocyte है, बट यहाँ पे ये बाद में कन्वर्ट हो जाता है सेकेंडरी oocyte में। अब कन्वर्ट कैसे हो गए सेकेंडरी oocyte में, वो हम आगे पढ़ेंगे जब मैं आपको मियोसिस पढ़ाऊंगा, वहाँ पे मैं समझा दूंगा इस चीज़ को। बट अभी इतना आप याद रखेंगे कि ओवरी के अंदर कॉर्टेक्स में फॉलिकुलर सेल्स होती है, जिनका नाम है प्राइमोडियल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। और जो पूरी पकी हुई टर्शियरी होती है, मतलब कंप्लीटली फॉर्मल टर्शियरी होती है, उसको हम ग्राफियन बोलते हैं। और फॉलिकल के अंदर हमारा स्पेशल सेल होता है जिसको हम oocyte बोलते हैं। शुरुआत में उसको प्राइमरी oocyte बोलते हैं, बट बाद में उसको क्या बोला जाता है? सेकेंडरी oocyte बोला जाता है। इतना आप याद रखेंगे, ठीक है ना? यहाँ तक तो क्लियर हो गया बेटा। अब ये जो आपको यहाँ पे खाली कैविटी दिखाई दे रहा है जो सेकेंडरी एंड टर्शियरी फॉलिकल में मिल रही है, दिस खाली कैविटी इज कॉल्ड एज एंट्रम बेटा। इसको हम क्या बोलते हैं? एंट्रम बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एज एंट्रम, ठीक है। चलिए, अब आपको ऑलरेडी पता है बेटा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर 14th डे को एग रिलीज होता है। सो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसका नाम क्या था बेटा? ग्राफिन फॉलिकल था ना। 14th डे को यही ग्राफिन फॉलिकल क्या रिलीज करता है? एग रिलीज करता है। और इस एग रिलीज करने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज ओवल्यूशन। रिलीजिंग ऑफ एग बेटा और सेकेंडरी oocyte फ्रॉम ग्राफिन फॉलिकल बेटा। और किस दिन में होगा ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे को होगा। इस रिलीजिंग ऑफ एग को हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज ओवल्यूशन। तो याद रखेंगे, ओवल्यूशन किससे होता है? एवोल्यूशन ग्राफियन फॉलिकल से होता है। यानी ग्राफियन फॉलिकल ही वो फॉलिकल है जो 14th डे को फट जाती है, 14th डे को रप्चर हो जाती है, एंड उसके रप्चरिंग से बेटा बाहर कौन आ जाता है? एग आ जाता है। और जैसे ही ग्राफिन फॉलिकल से एग बाहर आ जाता है, तो पीछे जो ग्राफिन फॉलिकल रह जाता है ना, इस ग्राफिन फॉलिकल को बेटा अब हम नाम चेंज करते हैं। ये अभी पीछे रह, जो रिमेनिंग ग्राफिन फॉलिकल है बेटा, ये रह गया पीछे ग्राफिन फॉलिकल। अब इस ग्राफिन फॉलिकल को बेटा ये थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, सिकुड़ जाता है। अब इस ग्राफिन फॉलिकल को हम नाम देते हैं कॉर्पस ल्यूटियम बेटा। दिस इज कॉल्ड एज कॉर्पस ल्यूटियम। इसको हम कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं। और कॉर्पस ल्यूटियम ही वो स्ट्रक्चर है बेटा जो किसको रिलीज करता है? प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करता है, एंड एस्ट्रोजन को भी रिलीज करता है, ठीक है। एस्ट्रोजन दो जगह से निकलता है। एस्ट्रोजन फॉलिकल सेल्स, ये भी याद रखना बेटा, ये फॉलिकल सेल्स ऊपर आपको दिखाई, सारी फॉलिकल सेल्स एस्ट्रोजन को रिलीज करती है। प्राइमरी भी एस्ट्रोजन निकालती है, सेकेंडरी भी एस्ट्रोजन निकालती है, टर्शियरी भी एस्ट्रोजन निकालती है, ग्राफियन भी एस्ट्रोजन निकालती है। यानी ओवल्यूशन से पहले, अंडा देने से पहले, एग के रिलीज से पहले एस्ट्रोजन निकलता है बेटा फॉलिकुलर सेल से। लेकिन बाद में फॉलिकुलर सेल खत्म हो गया ना, क्या बन गया? कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम भी एस्ट्रोजन को बनाता है, एंड साथ साथ बेटा वो किसको बनाता है? प्रोजेस्टेरॉन को भी बनाता है। क्लियर हो गया ना? अब अगर फीमेल का एग, जो यहाँ पे एग रिलीज हो गया ना, अगर ये एग आगे जाके फर्टिलाइज हो गया या ये स्पर्म से फ्यूज़ कर गया, तो फिर क्या होता है बेटा? 9 मंथ तक कॉर्पस ल्यूटियम ऐसा ही रहेगा। यानी अगर एक फीमेल प्रेग्नेंट हो गई, तो प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर जो कॉर्पस ल्यूटियम बन चुका है ना, इट विल रिमेन एज कॉर्पस ल्यूटियम फॉर 9 मंथ्स बेटा। 9 महीने तक ये कॉर्पस ल्यूटियम की फॉर्म में ही रहेगा। सो दैट मीन्स 9 मंथ तक एस्ट्रोजन निकलता रहेगा, 9 मंथ तक प्रोजेस्टेरॉन निकलता रहेगा, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया है तो, अगर इम्प्लांटेशन हो गया है तो। समझ आया ना? सो मतलब एक ऐसी फीमेल बेटा जिसमें फर्टिलाइजेशन हो चुका है, उसके अंदर कॉर्पस ल्यूटियम 9 मंथ तक बेटा ऐसे ही रहेगा जैसे है। और 9 मंथ तक बेटा ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता रहता है? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन बनाता रहता है बेटा। समझ आया ना? अब एस्ट्रोजन क्या करता है? ये एस्ट्रोजन बन गया यहाँ पे बेटा। एस्ट्रोजन का काम क्या होता है? ये यूट्रस के एंडोमेट्रियम हमने पढ़ा था ना, ये एंडोमेट्रियम की प्रोलिफरेशन कराता है बेटा, एंडोमेट्रियम को डिवाइड करवाता है। एंडोमेट्रियम
प्रोलिफरेशन कराता है, मतलब डिवीजन ऑफ एंडोमेट्रियम कराता है, यानी यूट्रस की दीवार को ये थोड़ा थिक कर देता है। एंड प्रोजेस्टेरॉन जो है बेटा ये क्या करेगा, जब दीवार बन जाती है ना, ये उस दीवार को बेटा मेंटेन करने का काम करता है, ये मेंटेन करने, यानी ये दीवार को टूटने नहीं देगा, ये दीवार का ख्याल रखेगा बेटा। सो 9 मंथ तक ये दीवार बनाता रहेगा और ये दीवार का क्या करता रहेगा, ख्याल रखेगा अगर फर्टिलाइजेशन हुई है तो। बट मान के चलो बेटा फॉर एग्जांपल फीमेल में फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, सो जब फीमेल के अंदर, अच्छा और एक पॉइंट यहाँ पे याद है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये कॉर्पस ल्यूटियम जो यहाँ पे बन गया है ना, ये कॉर्पस ल्यूटियम जो बन चुका है यहाँ पे, इसको 9 मंथ तक बेटा कॉर्पस ल्यूटियम की फॉर्म में मेंटेन कौन करता है, मतलब ये कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन हो गया, अबे 9 महीने तक कॉर्पस ल्यूटियम ही रहेगा ना। सो कोई तो होगा बेटा जो उसको कॉर्पस ल्यूटियम बनने में मदद करता है या कॉर्पस ल्यूटियम रहने में मदद करता है, बिकॉज अगर कॉर्पस ल्यूटियम बदल गया, कॉर्पस ल्यूटियम चेंज हो गया, तो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन तो नहीं निकलेगा। सो कोई ना कोई चीज़ तो होगी बेटा जो कॉर्पस ल्यूटियम को बदलने नहीं देती है, जो इसको 9 मंथ तक बेटा कॉर्पस ल्यूटियम ही बनाए रखेगी। सो वो क्या चीज़ होती है वो आपको याद रखना है एग्जाम के लिए, उसको हम नाम देते हैं LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बेटा। यानी अगर फर्टिलाइजेशन हो चुका है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है ना बेटा ये इंक्रीज़ होगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है ब्लड में, और ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है, ये कॉर्पस ल्यूटियम को बदलने नहीं देता है। ये कॉर्पस ल्यूटियम को बोलेगा कि तुम कॉर्पस ल्यूटियम के फॉर्म में ही रहो, तुम चेंज मत हो जाओ, तुम बदलो मत बेटा। कितने महीने तक, 9 मंथ तक। बट मान के चलो बेटा फॉर एग्जाम्पल अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन तो नहीं आएगा, बिकॉज पिट्यूटरी ग्लैंड बेटा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को रिलीज़ करना बंद कर देगा, और जैसे ही ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज़ हो जाता है ना, ये कॉर्पस ल्यूटियम कन्वर्ट होता है बेटा और एक स्ट्रक्चर में जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एकदम सुकड़ गया, ये एकदम पतला हो गया बेटा। इस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं कॉर्पस एल्बिकेंस। इसको हम कॉर्पस एल्बिकेंस बोलते हैं। और कॉर्पस एल्बिकेंस बेटा एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज़ नहीं करता है, यानी एक प्रेग्नेंट फीमेल में कॉर्पस ल्यूटियम बनाता है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, जिसकी वजह से एंडोमेट्रियम बन जाता है और जिसकी वजह से एंडोमेट्रियम का ख्याल रखा जाता है। लेकिन कॉर्पस एल्बिकेंस जो यहाँ पे बन चुका है बेटा, कॉर्पस एल्बिकेंस ना तो एस्ट्रोजन रिलीज़ करता है ना तो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज़ करता है। सो दैट मीन्स जिस फीमेल के अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, ना तो इसमें एस्ट्रोजन निकलेगा ना तो इसमें प्रोजेस्टेरॉन निकलेगा। सो दैट मीन्स बेटा उसके अंदर जो एंडोमेट्रियम थोड़ा बहुत बन चुका था, उस एंडोमेट्रियम का ख्याल रखने के लिए प्रोजेस्टेरॉन नहीं होगा, तो एंडोमेट्रियम क्या करना शुरू कर देता है, ब्रेक करना शुरू करता है, डिवाइड करना शुरू कर देता है बेटा, जिसकी वजह से अगेन क्या शुरू हो जाती है, ब्लीडिंग शुरू हो जाती है बेटा। ठीक है, सो ये पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया ओवरी क्या है, कहाँ है, कैसे है, क्या स्ट्रक्चर है, उसका इंटरनल एज वेल एज उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया। आई होप अभी इसमें कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन आपको नहीं रहा होगा बेटा। ठीक है ना। सो दिस वाज ऑल अबाउट ओवरी। तो चलिए थोड़ा बहुत देख लेते हैं इसको क्या लिखा हुआ है ओवरी के बारे में। सो ओवरीज आर, एनसीईआरटी में लिखा है ओवरीज, अच्छा ये याद रखना, ओवरी मीजोडर्मल इन ऑरिजिन, मीजोडर्म से बनती है बेटा। ठीक है, सो ओवरीज आर प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, जो क्या बनाते हैं, फीमेल गेमेट ओवम बनाती है और स्टेरॉयड हार्मोन्स बनाए जैसे एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ओवरियन हार्मोन दो ही होते हैं बेटा, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ओवरीज आर लोकेटेड ऑन ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन, तो एनसीईआरटी ने लोअर एब्डोमेन लिखा है, तो आप याद, लोअर एब्डोमेन मतलब पेल्विक रीजन में पाए जाते हैं, लेफ्ट साइड में एक एंड राइट साइड में एक। ईच ओवरी इज अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर लेंथ, डायमेंशन याद रखने बेटा 2 से 4 सेंटीमीटर का लेंथ होता है, और ये पेल्विक वॉल से जुड़ा रहता है बेटा, किसकी मदद से, लिगामेंट की मदद। लिगामेंट मैंने बता दिया, यूट्राइन लिगामेंट एंड सस्पेंसरी लिगामेंट। ईच ओवरी इज कवर्ड बाय थिन एपिथेलियम बेटा, तो हर एक ओवरी के बाहर एपिथेलियम टिश्यू पाया जाता है, पतला एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है जिसको हम पेरिटोनियम बोलते हैं। बट उसके अलावा और 2 लेयर्स पाए जाते हैं, जर्मिनल एपिथेलियम एंड ट्यूनिका एल्बुजिना, ये भी याद रखेंगे। ओवरी के अंदर बेटा स्ट्रोमा पाया जाता है, और स्ट्रोमा को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, कॉर्टेक्स एंड मेडुला बेटा। ठीक है, सारा मैंने बता ही दिया। ओवरी होमोलॉगस होती है टेस्टिस के, और ये पेल्विक एरिया में पाई जाती है। ओवरीज का साइज़ बेटा छोटा होता है देन टेस्टिस, मतलब टेस्टिस बड़े साइज़ में बड़ी होती है और ओवरीज टेस्टिस के कंपैरिजन में छोटी होती है बेटा। इंटरनल जेनिटल ऑर्गन ऑफ फीमेल, मतलब ओवरी इंटरनल जेनिटलिया में आता है और ये पेल्विक रीजन में पाया जाता है। जैसे हमने देखा था टेस्टिस को बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस करने के लिए टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस चाहिए था, लेकिन ओवरी को बेटा -2 डिग्री नहीं चाहिए, ये 37 डिग्री पे आराम से काम करती है। तो मतलब ये बॉडी टेम्परेचर पे बेटा आराम से काम करेगी, इसको डिसेंड करने की ज़रूरत नहीं होती है। ओवरी के साथ कौन जुड़ता है बेटा, फ्लॉपियन ट्यूब जुड़ता है। फ्लॉपियन ट्यूब बीच में होता है, तो फ्लॉपियन ट्यूब ओवरी को यूट्रस के साथ जुड़ने में मदद करता है। मतलब जुड़ने का मतलब क्या हुआ, कनेक्ट करता है बेटा ओवरी को किसके साथ, यूट्रस के साथ।
ओवरीज कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल एंड यूट्रस बाय ये लिगामेंट मैंने ऑलरेडी बता दिया। मीजोवेरियम मैंने बताया था बेटा, मीजोवेरियम पेरिटोनियम होता है जो ओवरी के भी आसपास पाया जाता है, जिसका काम क्या होता है, ये ब्लड वेसल्स को ले आता है, ये नर्व्स को लाता है बेटा, ऑलरेडी बता दिया। ओवरी को ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करते हैं ओवरियन आर्टरी, ओवरी एलिमेंट शेप्ड होती है बेटा, ये भी बता दिया ऑलरेडी। ओवरी के अंदर जिस पॉइंट पे ब्लड वेसल्स एंटर करती है ना, उस पॉइंट को हम हाइलम और हाइलस बोलते हैं बेटा। ये कॉर्टेक्स मेडुला ऑलरेडी बता दिया। कॉर्टेक्स के अंदर बेटा फॉलिकल्स होती है, और सबसे मैच्योर फॉलिकल कौन होती है, ग्रेफिन। जैसे मैंने बोला था प्राइमोडियल फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी। टर्शरी तो सबसे बड़ा फॉलिकल है ना, लेकिन टर्शरी में भी बेटा वो फॉलिकल जो पूरा मैच्योर हो चुका है, जो पूरा कंप्लीट डेवलप हो चुका है, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं। याद रख, एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे अबंडेंट फॉलिकल्स प्रिमोडियल फॉलिकल्स होते हैं, मतलब नंबर में सबसे ज़्यादा फॉलिकल्स कौन सी होती है, प्रिमोडियल होती है बेटा, मिलियंस में इनका नंबर होता है, ये याद रखना है। तो पेरिटोनियम, जर्मिनल लेयर एंड ट्यूनिका एल्बुजिना, ये भी ऑलरेडी हो गया। हर महीने में बेटा एक फीमेल एक एग को रिलीज़ करती है, या तो राइट ओवरी से रिलीज़ करेंगे या तो लेफ्ट ओवरी से रिलीज़ करेंगे बेटा। और पूरे रिप्रोडक्टिव लाइफ में, पूरा रिप्रोडक्टिव लाइफ का मतलब क्या होगा, 16 ईयर में बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होगा, 50 ईयर में मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म होगा। तो इस 60 to 50 ईयर के जो लाइफ टाइम पीरियड है ना, इसको हम रिप्रोडक्टिव लाइफ ऑफ फीमेल बोलते हैं बेटा। सो इस रिप्रोडक्टिव लाइफ में एक फीमेल टोटल कितने एग रिलीज़ करते हैं, 400 रिलीज़ करते हैं। हर साल में 12 रिलीज़ करेंगी, फिर मल्टीप्लिकेशन करके बेटा आप देख लो बीच वाला कितना टाइम आता है, 16 साल से लेकर 50 साल तक। सो वो कैलकुलेशन में बेटा आपको कितने एग मिलते हैं, 400 एग्स मिलते हैं। ठीक है, एग के रिलीज़ करने को हम ओव्यूलेशन बोलते हैं, जो 14th डे को होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल टोटल 28 डेज़ का होता है, उसमें जो 14th डे होता है बेटा, उसमें क्या रिलीज़ होता है, एग रिलीज़ होता है। ठीक है, जब एग रिलीज़ होता है बेटा, तो ग्रेफिन फॉलिकल कन्वर्ट किस में होता है, कॉर्पस लुटेम में होता है, ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं। अब ओवरी का फंक्शन क्या होता है बेटा, ओवरी के फंक्शन होता है, ये एग बनाता है, ये फीमेल हार्मोन्स बनाता है, जैसे एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन ओवरियन फॉलिकल से निकलता है, एज वेल एज कॉर्पस ल्यूटेम से भी निकलता है, एंड प्रोजेस्टेरॉन खाली कहाँ से निकलता है बेटा, कॉर्पस ल्यूटेम से निकलता है। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा ये वाला पोर्शन हो जाता है फिनिश। तो यहाँ पे हमने ओवरी का बस स्ट्रक्चर पढ़ा, डिटेल में हम बेटा फॉलिकल्स का स्ट्रक्चर, फॉलिकल्स की प्रॉपर्टीज़ वो सारी अलग से पढ़ा दूंगा मैं आपको। ठीक है, अब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लास्ट पार्ट पे आते हैं, दैट इज़ एक्सटर्नल जेनिटल या फीमेल। तो उसको बेटा इस डायग्राम से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, ये आप थोड़ा याद रखेंगे। एक्सटर्नल जेनिटल या फीमेल में क्या क्या आता है, पहले तो नाम याद रखना बेटा, कौन कौन सा स्ट्रक्चर आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें मोनस प्यूबिस आता है, इसमें क्लाइटोरिस आता है, इसमें यूरेथ्रल मीटस आता है, यूरेथ्रल मीटस मतलब ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा, इसमें लैबिया मेजोरा आता है, इसमें लैबिया माइनोरा आता है। ठीक है, इसमें वेजाइनल ऑरिफिस आता है, इसमें बार्थोलिन्स ग्लैंड आता है। ये सारे ऑर्गन्स किस में आते हैं, एक्सटर्नल जेनिटलिया में आते हैं। फीमेल का जो सारा एक्सटर्नल जेनिटलिया है ना, द कंप्लीट एक्सटर्नल जेनिटलिया फीमेल इज कॉल्ड एज विल्वा बेटा। ये आपको दिखाई, ये सारा का सारा बेटा फीमेल का एक्सटर्नल जेनिटलिया हो गया ना, तो इस पूरे एक्सटर्नल जेनिटलिया फीमेल को हम क्या बोलते हैं, विल्वा बोलते हैं, याद रखेंगे। दो वर्ड्स यहाँ पे यूज होते हैं बेटा, एक होता है वेस्टिब्यूल, एक होता है विल्वा बेटा, वेस्टिब्यूल एंड विल्वा। तो विल्वा का मतलब क्या होता है, कंप्लीट एक्सटर्नल जेनिटलिया फीमेल। वेस्टिब्यूल क्या होता है वो मैं थोड़ी देर में समझा देता हूँ आपको। सबसे पहले मैं बेटा मोनस प्यूबिस से शुरू करता हूँ। तो मोनस प्यूबिस क्या है, कुछ नहीं है बेटा, ये फीमेल के अंदर बेटा वेजाइना के ऊपर एक फूला हुआ, एक उभरा हुआ, एक इन्फ्लेमेटेड स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर फैट पाया जाता है। इसमें फैट डिपॉजिट होता है अंदर से, और बाहर पे बेटा इसमें हेयर्स मिलते हैं, जिन हेयर्स को हम क्या बोलते हैं, प्यूबिक हेयर्स बोलते हैं। तो बाहर से बेटा इसमें प्यूबिक हेयर्स ग्रो करते हैं ऐसे। ठीक है, तो अंदर से बेटा इसमें क्या पाया जाता है, फैट पाया जाता है। इसमें इतना याद रखना और कुछ नहीं है। अब इस एरिया को बेटा, ये जो फैटी एरिया है ना, जहाँ पे प्यूबिक हेयर्स एंड फैट है, दिस एरिया इज कॉल्ड एज मोनस प्यूबिस। तो मोनस प्यूबिस क्या होता है, वेजाइना के ऊपर एक फूला हुआ, फैट से भरा हुआ एंड हेयर से कवर्ड स्ट्रक्चर होता है, दैट इज कॉल्ड एज मोनस प्यूबिस। अगर आप मोनस प्यूबिस के थोड़ा सा नीचे आएंगे बेटा, तो आपको थोड़ा सा जूम करके अगर मैं दिखा दूँ, सो मोनस प्यूबिस के नीचे बेटा आपको यहाँ पे एक थोड़ा सा ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ऐसे ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिखा रहा है। आप इसको देखेंगे, मैं थोड़ा जूम कर दूंगा, ये देखें। सो ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, अंदर से दिखाई दे रहा है छोटा सा स्ट्रक्चर बेटा, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज क्लाइटोरिस बेटा। इसको हम क्या बोलते हैं, क्लाइटोरिस बोलते हैं। क्लाइटोरिस के बारे में आपको दो चीज़ें याद रखनी एग्जाम के लिए। पहला चीज़ जो याद रखना बेटा, ये एक्साइटेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, यानी जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा,
सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय बेटा फीमेल को एक्साइट करने का काम कौन करता है? क्लाइटोरस करता है। ये पीनस के जैसा होता है बट पीनस नहीं होता, बिकॉज पीनस में यूरिन पास होता है, स्पर्म पास, यहाँ से यूरिन नहीं पास होता, यहाँ से कोई स्पर्म नहीं पास होता। ये बस एक स्ट्रक्चर है जिसका काम क्या होता है बेटा? एक्साइटेशन का होता है, ठीक है। एंड इसके अलावा बेटा इसका और एक इंपॉर्टेंट फंक्शन जो आप याद रखेंगे, जो एग्जाम में पूछा जाता है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, दैट इज़ ये होमोलॉगस होता है बेटा, होमोलॉगस टू ग्लानस पीनस। तो मेल्स का जो ग्लानस पीनिस था बेटा, उसके होमोलॉगस क्या होता है? क्लाइटोरिस होता है। एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। दोनों का काम एक्साइटेशन का है, दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है, तो ये प्लीज़ इंपॉर्टेंट एग्जाम के याद रखेंगे। सेकंड आते हैं बेटा यूरिथ्रल मीटस पे। अब ये यूरिथ्रल मीटस क्या चीज़ है बेटा? ये ओपनिंग ऑफ यूरिथ्रा है, ओपनिंग ऑफ यूरिथ्रा है बेटा। तो यहाँ से क्या पास होगा? यहाँ से यूरिन पास होगा बेटा, और कुछ नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ। ये जो यूरिथ्रल मीटस होता है, यूरिथ्रल मीटस के साइड में बेटा, मान लो ये यूरिथ्रल मीटस है इधर, ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ओपनिंग ऑफ यूरिथ्रा दिखाई दे रहा है, दिस इज यूरिथ्रल मीटस। सो यूरिथ्रल मीटस के साइड में बेटा यहाँ पे आपको बहुत सारे छोटे छोटे ग्लैंड्स मिलते हैं, न्यूमरस स्मॉल ग्लैंड्स मिलते हैं बेटा इधर इस एरिया में। इन ग्लैंड्स को हम नाम देते हैं, मैं इनको इधर हाईलाइट कर देता हूँ। दीज ग्लैंड्स आर कॉल्ड एज lesser vestibular glands, इनको हम नाम देते हैं lesser vestibular glands और ग्लैंड ऑफ सकीन भी इनको बोला जाता है, ठीक है। तो ये बुक में नहीं है, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है बेटा। तो यूरिथ्रल मीटस के साइड में आपको बहुत सारे न्यूमरस ग्लैंड्स मिलते हैं। सो ऑल दिस ग्लैंड्स टुगेदर आर कॉल्ड एज लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स, या इनको हम ग्लैंड ऑफ सकीन बोलते हैं। और ग्लैंड ऑफ सकीन के बारे में आप याद रखेंगे बेटा, ये होमोलॉगस होते हैं प्रोस्ट्रेट ग्लैंड के, ठीक है, होमोलॉगस टू प्रोस्ट्रेट ग्लैंड। ये प्रोस्ट्रेट ग्लैंड के होमोलॉगस होता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया कहाँ पे होते हैं, ये पोजीशन भी याद रखिएगा बेटा। नेक्स्ट, अब जब हम फीमेल के एक्सटर्नल जेनिटली की बात करते हैं, तो ये आपको यूरिथ्रल मीटस मिल रहा है, ये आपको वेजाइना की ओपनिंग मिल रही है। तो इन दोनों को बेटा इन्फेक्शन का बहुत चांस है ना, बिकॉज दोनों ओपन स्ट्रक्चर्स है। तो नेचर ने क्या किया बेटा, इनको इन्फेक्शन से बचाने के लिए 2 लेयर से कवर कर दिया बेटा। ये आपको अंदर वाली लेयर दिखाई दे रही है स्किन के जैसी बेटा, ये देखिए, ये अंदर वाला स्किन का फोल्ड जैसा दिखाई दे रहा है। ऐसे अगर मैं इसको हाईलाइट कर दूं, जो कवर करेगा बेटा किसको? यूरिथ्रल मीटस एंड वेजाइना को कवर करेगा। इस अंदर वाले स्किन के फोल्ड को बेटा हम नाम देते हैं लैबिया माइनोरा, यहाँ पे हाईलाइट है ऑलरेडी। सो दिस इनर स्ट्रक्चर, इसको हम इनर लिप भी बोलते हैं। ये जो अंदर वाला लेयर है बेटा, जो वेजाइना एंड इसको कवर करता है, दिस इज कॉल्ड एज लैबिया माइनोरा। और लैबिया माइनोरा के बारे में जो आप इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखें, दैट इज ये होमोलॉगस होता है बेटा पिनाइल यूरिथ्रा के, होमोलॉगस टू पिनाइल यूरिथ्रा बेटा, ये याद रख लेना प्लीज़। होमोलॉगस टू पिनाइल यूरिथ्रा, ठीक है ना। और अगर हम और एक चीज़ यहाँ पे देख लिए, तो आपको यहाँ पे और एक चीज़ दिखाई दे रहा है बेटा, ये देखिए, ये बाहर वाला लिप दिखाई दे रहा है और यहाँ से भी ये बाहर वाला लिप दिखाई दे रहा है। तो ये छोटा वाला तो अंदर वाला लिप था, इसको हमने माइनोरा बोला था। ये जो बाहर वाला लिप दिखाई दे रहा है आपको आउटर साइड में बेटा, दिस इज कॉल्ड एज लैबिया मेजोरा, ठीक है। इसका भी काम प्रोटेक्शन का ही बेटा, दिस इज कॉल्ड एज लैबिया मेजोरा। और लैबिया मेजोरा जो होता है बेटा, ये स्क्रोटम के होमोलॉगस होता है, होमोलॉगस टू स्क्रोटम। होमोलॉगस टू स्क्रोटम बेटा, ठीक है ना। वेजाइनल ऑरिफिस तो ऑलरेडी पता आपको, वेजाइनल ऑरिफिस मतलब वेजाइना की ओपनिंग बेटा। इस वेजाइनल ऑरिफिस में आपको एक मेम्ब्रेन दिखाई देता है ऐसे, दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज हाइमेन बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज हाइमेन। दिस इज कॉल्ड एज हाइमेन बेटा, ठीक है। सो आप देख सकते हैं कि फीमेल के एक्सटर्नल जेनिटली में 2 ओपनिंग्स होते हैं, यूरिन के लिए ओपनिंग अलग है एंड मेनेस्ट्रुअल फ्लो के लिए
बच्चे के बाहर आने के लिए ओपनिंग अलग है बेटा। अब ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है बिटवीन द यूरेथ्रल मीटस एंड वेजिनल ओपनिंग बेटा, मतलब ये एरिया जो दिखाई दे रहा है जो शुरू होता है यूरेथ्रल मीटस से ख़त्म होता है वेजिना की ओपनिंग पे, इस एरिया को हम नाम देते हैं वेस्टिब्यूल। दिस इज कॉल्ड एज वेस्टिब्यूल बेटा। तो अगर आपसे कोई पूछे वेस्टिब्यूल में क्या क्या आता है, तो वेस्टिब्यूल में यूरेथ्रल मीटस आता है, वेजिनल ओरिफिस आता है, ग्लैंड ऑफ स्किन आता है, और यहाँ पे आपको 2 किडनी शेप्ड ग्लैंड्स दिखाई देते हैं ऐसे, ग्लैंड नंबर 1 और ग्लैंड, ये 2 ही होते हैं नंबर में। इन किडनी शेप्ड ग्लैंड्स को हम क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एज बल्ब, ये इनको हम बोलते हैं बार्थोलिनस ग्लैंड्स, ऑल्सो कॉल्ड है बेटा, इनका और एक नाम भी है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स बेटा। इनको हम ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स बोलते हैं, और ये होमोलॉगस होते हैं काउपर्स ग्लैंड के, ठीक है, दे आर होमोलॉगस टू काउपर्स ग्लैंड। ये काउपर्स ग्लैंड के होमोलॉगस होते हैं, ठीक है ना। चलिए अब एनस एंड वेजाइना के बीच में जो गैप है ना बेटा, एनस बिटवीन द एनस एंड वेजाइना, इट इज कॉल्ड एज पेरिनियम बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, पेरिनियम बोलते हैं। सो ये आपका हो गया पूरा का पूरा फीमेल का एक्सटर्नल जेनेटिलिया खत्म। पूरा जो जो एक्सटर्नल जेनेटिलिया में आता है सारा मैंने बता दिया। बस याद रखना बेटा बार्थोलिनस ग्लैंड बहुत 2 होते हैं, बट ग्लैंड ऑफ स्किन खाली, ग्लैंड ऑफ स्किन बहुत सारे होते हैं, बट बार्थोलिनस ग्लैंड्स खाली 2 होते हैं। ग्लैंड ऑफ स्किन यूरेथ्रा के आसपास है एंड बार्थोलिनस ग्लैंड बेटा वेजाइना के आसपास है, ठीक है ना। बार्थोलिन होता है होमोलॉगस टू काउपर, स्किन होता है बेटा होमोलॉगस टू प्रोस्टेट ग्लैंड बेटा। सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सटर्नल जेनेटिलिया ऑफ फीमेल बेटा। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये यहाँ पे और एक डायग्राम दिया, पूरा ही बता दिया मैंने बेटा, ठीक है। तो ये एनस हो गया, ये बीच में पेरिनियम हो गया, ये वेजिनल ओरिफिस हो गया, ये हो गया बेटा बार्थोलिनस ग्लैंड, ये यूरेथ्रल मीटस हो गया, ये हो गया ग्लैंड ऑफ स्किन, ब्लैक कलर में बेटा इनर लिप, ये है बेटा आउटर लिप, ये हो गया लेबिया माइनोरा, बाहर हो गया बेटा लेबिया मेजोरा, ऊपर हो गया क्लाइटोरस बेटा, ठीक है। तो एनसीईआरटी में भी इसके बारे में लिखा हुआ है, तो ये लाइंस ऑफ एनसीईआरटी से रीड कर देना यहाँ पे क्या लिखा है इसके बारे में, ठीक है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सटर्नल जेनेटिलिया। अब हम लास्ट पार्ट पढ़ते हैं बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, दैट इज मेमोरी ग्लैंड्स। एक बार मेमोरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर मैं जल्दी से ही बता देता हूँ, फिर हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis को ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो डायग्राम से ही समझ लेते हैं बेटा, ठीक है। पहले तो इस डायग्राम को देखिए। सो ये आपको दिखाई दे रहा है बेटा मेमोरी ग्लैंड, या जिसको शॉर्ट में ब्रेस्ट भी बोलते हैं। अब इस ब्रेस्ट में आपको 2 चीज़ें दिखाई दे रही है। अगर आप इधर देखेंगे, ये आपको एक चीज़ दिखाई दे रही है बेटा, ये वाला, ये एडिपोज टिश्यू है, ये फैट है बेटा, तो इससे हमको कोई लेना देना नहीं, ये फैट है और कुछ नहीं। लेकिन अंदर अगर आप देखेंगे बेटा, आपको ये येलो कलर में ये चीज़ें दिखाई दे रही है, इनको हम नाम देते हैं बेटा मेमोरी लोब्स। क्या बोलते हैं इनको? और ये फीमेल में बेटा 15 से 20 होते हैं। देयर आर 15 to 20 मेमोरी लोब्स इन द फीमेल बॉडी। तो इस मेमोरी लोब का हमको स्ट्रक्चर समझना है, बिकॉज इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसके स्ट्रक्चर को हम समझने के लिए बेटा एक मेमोरी लोब को बाहर बना देते हैं, ताकि हमको उसका स्ट्रक्चर समझ आ जाए। सो ये एक मेमोरी लोब है, और ऐसे ही फीमेल के अंदर कितने होते हैं बेटा? 15 to 20 मेमोरी लोब्स होते हैं। समझ आया ना? हमने खाली एक को समझने के लिए बेटा ये पूरा एक मेमोरी लोब बनाया हुआ है, बट आप ऐसे इमेजिन करो कि ऐसे ही और बेटा 19 या ऐसे और 14 लोब्स होंगे। 15 to 20 होते हैं टोटल। 15 का काउंट लूँ मैं तो ऐसे और 14 होंगे, 20 का काउंट लूँ तो ऐसे और 19 लोब्स होंगे बेटा। अब इस लोब में आपको स्ट्रक्चर में याद क्या रखना है? सबसे पहले याद रखना बेटा, दिस होल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज मेमोरी लोब। इस पूरे स्ट्रक्चर को मेमोरी लोब बोलते हैं। मेमोरी लोब के अंदर ये आपको फैट दिखाई दे रहा है बेटा, येलो कलर में फैट दिखाई दे रहा है, और अंदर आपको ये जो स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं ना, ये वाले, इसको हम बेटा मेमोरी एल्वियोलाई बोलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज कॉल्ड एज मेमोरी एल्वियोलाई। पूरे स्ट्रक्चर को मेमोरी लोब बोलते हैं। मेमोरी लोब के अंदर बेटे छोटे छोटे आपको सैक लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं। दिस इज कॉल्ड एज मेमोरी एल्वियोलाई बेटा। और मेमोरी एल्वियोलाई को बनाने के लिए आपको दिख रहे नहीं, इंडिविजुअल सेल्स रिस्पॉन्सिबल है। दीज आर कॉल्ड एज मैमलरी सेल्स, मिल्क सिक्रेटिंग सेल्स, और एल्वियोलर सेल्स भी इनको बोला जाता है, जो क्या बनाती है? मिल्क बनाती है बेटा। जब ये मिल्क बनाएंगे तो मिल्क बेटा यहाँ पे स्टोर होगा इस एरिया में बेटा, जिसको मेमोरी टिब्यूल बोलते हैं, ठीक है ना। एनसीईआरटी में लिखा हुआ इसका नाम, दिस इज कॉल्ड एज मेमोरी टिब्यूल। तो मेमोरी टिब्यूल क्या होता है बेटा? मेमोरी टिब्यूल ये सैक है, जिस सैक के अंदर क्या जमा होता है? मिल्क जमा होता है। इधर मिल्क जमा हो जाएगा, इधर मिल्क जमा हो जाएगा, इधर मिल्क जमा हो जाएगा। सो ये इधर मिल्क जमा हो रहा है। अब मिल्क यहाँ जमा होने के बाद इन डक्ट्स में आएगा बेटा, ठीक है ना।
और सारा मिल्क डक्ट्स में आने के बाद इस बड़े वाले डक्ट में जमा होगा, इसको हम मैमलरी डक्ट बोलते हैं बेटा। तो याद रखेंगे मिल्क बना किससे, मेमरी एल्वियोलाई से। मेमरी एल्वियोलाई से आया कहाँ पे बेटा, वो मेमरी ट्यूब्यूल में आया। मेमरी ट्यूब्यूल से कहाँ आया बेटा, मेमरी डक्ट में आया। और मेमरी डक्ट से बेटा वो इस एरिया में आता है, इसको हम एम्प्यूला बोलते हैं। और एम्प्यूला के बाद मिल्क कहाँ जाता है बेटा, इस डक्ट में जाता है, और इस डक्ट को हम बोलते हैं लेस्टिफेरस डक्ट। और लेस्टिफेरस डक्ट से बेटा मिल्क कहाँ जाता है, बच्चे के मुंह में चला जाता है। सो एग्जाम में आपको पूछा क्या जाता है, आपको पूछा जाता है फ्लो ऑफ मिल्क का ऑर्डर क्या है। तो सबसे पहले तो बेटा एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई के बाद मेमरी ट्यूब्यूल है, मेमरी ट्यूब्यूल के बाद मेमरी डक्ट है, मेमरी डक्ट के बाद एम्प्यूला है, एम्प्यूला के बाद लेक्टिफेरस डक्ट है, और लेक्टिफेरस डक्ट के बाद बेटा कहाँ पे है, बच्चे के माउथ के अंदर है। समझ आया ना, ये ऑर्डर आपको याद रखना और कुछ आपको याद नहीं रखने की ज़रूरत है। सो ये हो गया आपका बेटा ख़त्म क्या, ब्रेस्ट में बस इतना ही याद रखना है कि 15 से 20 मेमरी लोब्स होते हैं। मेमरी लोब के अंदर बेटा मेमरी एल्वियोलाई होते हैं। मेमरी एल्वियोलाई का काम होता है मिल्क बनाना। मिल्क आता है छोटे छोटे डक्ट्स में, जिनको हम बेटा मेमरी ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। मेमरी ट्यूब्यूल से मिल्क जाता है इस बड़े वाले डक्ट में बेटा, जिसको हम नाम देते हैं मेमरी डक्ट। मेमरी डक्ट से मिल्क जाता है बेटा इस फूले हुए एरिया में, जिसको हम एम्प्यूला बोलते हैं। और एम्प्यूला से मिल्क जाता है बेटा किस में, इस डक्ट में, जिसको हम लेक्टिफेरस डक्ट बोलते हैं। सो दैट मीन्स अगर फीमेल के अंदर 15 मेमरी लोब्स है तो लेक्टिफेरस डक्ट भी 15 होंगे। अगर फीमेल के अंदर 20 मेमरी लोब्स है, लेक्टिफेरस डक्ट भी कितने होते हैं बेटा, 20 होते हैं। और ये सारे खुलते हैं कहाँ पे, इस फूले हुए स्ट्रक्चर में इस फूले हुए स्ट्रक्चर को हम निपल का नाम देते हैं। दिस इज कॉल्ड एज निपल बेटा। समझ आया। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट याद रखना, मिल्क को बनाने का काम प्रोलैक्टिन हार्मोन का होता है। प्रोलैक्टिन क्या करता है, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। प्रोलैक्टिन क्या करवाता है, मिल्क का प्रोडक्शन करवाता है। लेकिन मिल्क को रिलीज़ कौन करवाता है बेटा, ऑक्सीटोसिन। सो ऑक्सीटोसिन बच्चे, जैसे ही बच्चा मदर की निपल को टच करेगा, उसके टच करने से ऑक्सीटोसिन निकलता है जो मिल्क को सिक्रीट करवाता है। लेकिन मिल्क को बनवाने का काम किसका होता है बेटा, प्रोलैक्टिन हार्मोन का होता है। समझ आया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मेमरी ग्लैंड्स बेटा। तो ये आप यहाँ से थ्योरी पढ़ेंगे तो थ्योरी में यही लिखा हुआ है और कुछ नहीं लिखा था। ये पूरा थ्योरी आप पढ़ेंगे ना, जो मैंने शॉर्टकट में बता दिया वही इस पूरी थ्योरी में लिखा हुआ है। चले, तो यहाँ पे हमारा ख़त्म हो जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी आज। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis एक साथ हम पढ़ेंगे, ठीक है। सो टिल देन आप मेहनत करते रहिए बेटा, अच्छे से पढ़ते रहिए, और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास के अंदर बेटा बाकी पोर्शन को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड खुदा हाफ़िज़ बच्चों।